नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। कम्युनिकेशन सिस्टम्स इस चैप्टर को हम रिवाइज करने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम से इसका वेटेज बनता है 5 मार्क के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ मिलाकर इसको असाइंड है 12 मार्क्स सीबीएसई के लिए। तो 12 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। आरबीएसई में कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स में। लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट है और आप ये मान सकते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है। इसको एनसीईआरटी से पढ़ना अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यानी मजा आता है इसको पढ़ने में, एक एक बात समझ में आती है। तो चैप्टर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम ये निकालना है आप। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पे 3 घंटे के वीडियो लेक्चर है मेरे, तो वीडियो ना भी देखें आप, उसका सिर्फ ऑडियो सुन लें एनसीईआरटी लेकर, तो ये पूरा चैप्टर आपका एकदम सॉलिड तैयार हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, उसका एक्ट जो है वो कम्युनिकेशन है। किसी भी बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं, आपको नाम पता होने चाहिए। ट्रांसमीटर, मीडियम, चैनल और रिसीवर। और इसका ब्लॉक डायग्राम ये आपको दिखा दिया गया है, आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना आना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं ब्लॉक डायग्राम। वापस अगर हम पीछे चलते हैं तो इस चैप्टर का जो उद्देश्य है यहां लिखा रहता है हर चैप्टर के पहले। द एम of this chapter to introduce the concepts of communication, namely the mode of communication, need of modulation, production and deduction of amplitude modulation। तो ये इसका उद्देश्य है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी एम के आसपास, इसी पर बेस्ड होते हैं। ये जो टेबल 15.1 है आप इसको छोड़ सकते हैं, जस्ट ये लैंडमार्क्स हैं या मेजर जो चेंजेस हुए, मेजर माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, किसने क्या डिस्कवर किया। तो एक बार रीड करें तो अच्छा है, नहीं तो छोड़ दें, याद रखने की कोशिश ना करें। सीधे आ जाए बेसिक टर्मिनोलॉजी पर, इससे आपको फैमिलियर होना है। ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और अगर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। सिग्नल वो इंफॉर्मेशन है जिसको हम ट्रांसमिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, उसको सिग्नल कहते हैं। जो 2 तरह का हो सकता है, या तो एनालॉग या तो डिजिटल। दोनों सिग्नल में डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। बीसीडी का फुल फॉर्म तैयार कर लें, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII का फुल फॉर्म तैयार कर लें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नॉइज, जो भी अनवांटेड है वो सब नॉइज है, जो आप नहीं सुनना चाहते वो सब नॉइज है। ट्रांसमीटर वो डिवाइस जो कि सिग्नल को प्रोसेस करके इनकमिंग मैसेज सिग्नल को उसको सूटेबल बना देगा, ट्रांसमिशन के लायक बना देगा। रिसीवर जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसको रिसीव करके उसमें से डिजायर्ड मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेगा। एटेन्युएशन, बच्चों इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल व्हाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम। मीडियम में चलने के दौरान जो सिग्नल है वीक हो जाता है, अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है, उसको बोलते हैं एटेन्युएशन। जब सिग्नल एटेन्युएट हो जाता है तो उसको हम एम्पलीफाई करते हैं स्ट्रेंथ बिल्टअप करने के लिए। जहां तक सिग्नल जा सकता है वो रेंज है, जिसके बाद सिग्नल टूटा फूटा जाता है वो हम बोलेंगे आउट ऑफ रेंज। बैंडविड्थ, इसको हमें फुल डिटेल में समझना है आगे। बैंडविड्थ बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। जैसे एफएम के लिए आप फैमिलियर हैं, आपके जो एफएम रेडियो है या एफएम बैंड की जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है मोबाइल में वो है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। तो उसकी बैंडविड्थ होगी 108 माइनस 88 यानी 20 मेगाहर्ट्ज। मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है। अगर आप सिग्नल को बहुत दूर तक भेजना चाहते हैं तो ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी जो मैसेज इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसमें ये एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि एनर्जी कम होती है। तो हम उसको सुपर इम्पोज करते हैं हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव पर, जिससे कि दूर दूर तक उसको भेजा जा सके। और ये जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन।
तीन तरह से हो सकता है, AM, FM एंड PM। हमारे सिलेबस में है डिटेल में, फुल डिटेल में AM, उसको हमें अच्छे से तैयार करना है। डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं हम डीमॉड्यूलेशन। रिपीटर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, तो रिपीटर तैयार कर लें। रिपीटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रिसीवर एंड ए ट्रांसमीटर। इतना तो किताब में लिखा है, साथ में आप जोड़ सकते हैं, इसमें एम्पलीफायर भी होता है। तो रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है, फिर रीट्रांसमिट करता है। ये रिपीटर की डायग्राम है। पहले सारा कम्युनिकेशन रिपीटर के थ्रू होता था, पर सैटेलाइट आने के बाद हम सैटेलाइट को इस्तेमाल करने लगे, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेसिकली एक रिपीटर स्टेशन है स्पेस में। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स की बात करें तो आपको इसमें कुछ रेंज तैयार करनी है। बैंडविड्थ को हम एसोसिएट कर सकते हैं सिग्नल के साथ एज वेल एज चैनल के साथ। स्पीच सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज से, तो बच्चों इसकी बैंडविड्थ हो गई डिफरेंस के बराबर, यानी 2800 हर्ट्ज स्पीच सिग्नल के लिए। पर आप म्यूजिक अगर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आपको फुल बैंडविड्थ यानी जो सोनिक रेंज है 20 किलो हर्ट्ज चाहिए। अगर आप बात करें टीवी सिग्नल की, तो टीवी, पहले वीडियो की बात कर लेते हैं। वीडियो सिग्नल को भेजना है तो 4.2 मेगाहर्ट्ज, और टीवी में वीडियो ऑडियो दोनों होता है, तो एक टीवी चैनल को लगभग 6 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ चाहिए होती है ट्रांसमिशन के लिए। ये जो पार्ट है इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें सिर्फ ये दिखाया कि कैसे एक स्क्वायर वेवफॉर्म को हम ब्रेक कर सकते हैं उसके साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स में, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेने के बजाय अगर हम समझौता करें सर्टेन कुछ ही फ्रीक्वेंसीज लें, न्यू 0, 2 न्यू 0, 3 न्यू 0, तो भी मोर और लेस हम सिग्नल बिल्टअप कर सकते हैं जो स्क्वायर नेचर का होगा, यानी लोअर बैंडविड्थ के साथ काम करके, क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा बढ़ाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। तो जो कोएक्सियल केबल है वो एक ट्रांसमिशन मीडियम है, आपको उसकी बैंडविड्थ तैयार करनी है 750 मेगाहर्ट्ज। कोएक्सियल केबल को हम बिलो 18 गीगाहर्ट्ज यूज करते हैं, उससे ऊपर हायर फ्रीक्वेंसी पर यूज नहीं करते क्योंकि ये सिग्नल रेडिएट करने लगती है। यानी जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं शील्डिंग, 18 गीगाहर्ट्ज से नीचे स्टैटिक स्टेट मानी जाएगी, तब ये कर पाएगी। 18 गीगाहर्ट्ज से ऊपर डायनामिक स्टेट हो जाएगी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के की वैल्यू इन्फिनिटी के बजाय 1 हो जाएगी कंडक्टर के लिए, तो ये खुद एंटेना बन के रेडिएट करने लगी सिग्नल। तो हम सिग्नल को इससे नहीं भेजेंगे, इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी के। फिर फ्री स्पेस की बात करें यूजिंग रेडियो वेव्स, तो वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उनको हम डिस्कस करेंगे अगली टेबल में। किलोहर्ट्ज से लेकर गीगाहर्ट्ज तक है, 540 किलोहर्ट्ज से लेकर कुछ गीगाहर्ट्ज तक, 10-12 गीगाहर्ट्ज तक। फिर आपको याद रखना है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन फाइबर यूज करके अगर हम कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 टेराहर्ट्ज टू 1000 टेराहर्ट्ज, जिसमें माइक्रोवेव से लेकर अल्ट्रावायलेट लाइट तक आ जाती है। और ये याद रखना है कि इसमें जो बैंडविड्थ होती है इन एक्सेस ऑफ 100 गीगाहर्ट्ज। तो ये डेटा डिफरेंस के बराबर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप देख रहे हैं। अभी तक जो बात कर रहे थे हम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बैंडविड्थ थी, पर यहाँ पर 1000 - 1 999 टेराहर्ट्ज बैंडविड्थ होनी चाहिए थी, पर है 100 गीगाहर्ट्ज ही हम यूज कर पाते हैं, यूजेबल इतनी होती है। ये जो फ्रीक्वेंसीज का अलोकेशन होता है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन करती है। I2E की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको ये टेबल तैयार करनी है बच्चों, तो इस टेबल को तैयार कर लें। इसमें कुछ डेटा मिसिंग है तो वो मैं फिल कर देता हूं जिससे आपको आसानी होगी। तो ये डेटा है बच्चों। स्टैंडर्ड AM ब्रॉडकास्ट जो है वो मेनली दो रेंज कवर करता है। पहली 540 टू 1600 किलोहर्ट्ज, इसके कोरस्पॉन्डिंग MW बैंड होता है, मीडियम वेव बैंड। और ये जो बैंड है इस रेंज में ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन होता है, या सरफेस वेव प्रोपेगेशन कह सकते हैं।
इनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। इससे ऊपर वाली रेंज AM बैंड में आती है, वो आती है 1600 किलोहर्ट्ज से 30 to 40 मेगाहर्ट्ज तक ये रेंज आती है। 30 मेगाहर्ट्ज तक लिख लेते हैं। और ये होता है बच्चों शॉर्ट वेव बैंड, SW1 से लेकर SW10 तक होते हैं। और ये कम्युनिकेशन करती है स्काई वेव। ये सारा कम्युनिकेशन स्काई वेव के थ्रू होता है। फिर FM आ गया। FM से लेकर ये बाकी पूरा जो आप देख रहे हैं, ये सारा कम्युनिकेशन स्पेस वेव के थ्रू होगा। ये सब स्पेस वेव के एग्जांपल है, जिसमें टीवी में आप या तो पूरी रेंज याद रख लें 54 से 890 स्टार्टिंग एंड एंड, या फिर इन जनरल आप याद रखें 100 to 200 मेगाहर्ट्ज। मैक्सिमम चैनल जो है इस रेंज में आ जाते हैं टीवी के 100 to 200 मेगाहर्ट्ज। फिर अगर हम बात करते हैं सेलुलर मोबाइल रेडियो, तो मोबाइल टू बेस स्टेशन आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है एंड बेस स्टेशन टू मोबाइल अलग है, कुछ पार्ट ओवरलैपिंग है इसमें। वो इस बात को इंडिकेट करता है कि कई बार आपको अपनी आवाज गूंजती हुई वापस सुनाई देती है, तो उसका कारण ये है कि दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बस आपको याद रखना है कि ये गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर की है फ्रीक्वेंसी। तो गीगाहर्ट्ज में तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये माइक्रोवेव्स आ गई। सेल्युलर मोबाइल रेडियो तक रेडियो वेव्स हैं जो मेगाहर्ट्ज में है। उसके आगे चलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव्स। तो ग्राउंड वेव, ग्राउंड वेव में याद रखें कि अगर सिग्नल को रेडिएट करना है हाई एफिशिएंसी के साथ, तो हमको जो एंटेना का साइज एटलीस्ट λ/4 चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है λ/4, जो रिपीट हो रहा है बुक में। तो रेडिएट करने के लिए भी एज वेल एज आपको रिसीव करना है, तो उसके लिए भी λ/4 एटलीस्ट एंटेना का साइज होना चाहिए। तो इतना बड़ा एंटेना जो हो जाता है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टली नहीं लगा सकते। तो स्टैंडर्ड AM ब्रॉडकास्ट में ग्राउंड बेस्ड वर्टिकल टावर्स को यूज करते हैं एज ट्रांसमिटिंग एंटेना। और जो ग्राउंड वेव्स हैं वो करंट इंड्यूस करती है जब चलती हैं, तो उसके रिजल्ट में एटेन्यूएशन इनका हो जाता है, एनर्जी लूज कर देती है। और ये लॉस ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। आपसे पूछा जाएगा भाई ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन लिमिटेड क्यों है, तो लिमिटेड इसलिए है कि हायर द फ्रीक्वेंसी मोर इज द एटेन्यूएशन। तो हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज वाली वेव दूर तक भेजना चाहते हैं, ज्यादा एनर्जी बढ़ाकर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर, तो वो ग्राउंड वेव के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटेन्यूएशन भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है, तो एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो मैक्सिमम रेंज जो है फ्यू मेगाहर्ट्ज तक लिमिटेड है ग्राउंड वेव्स की। उससे हायर फ्रीक्वेंसीज की वेव को अगर आपको भेजना है, तो हम यूज करते हैं स्काई वेव्स, जो कि आयनोस्फेरिक मोड है। और ये कुछ मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 से 40 मेगाहर्ट्ज तक के लिए इसमें चलता है। इसके लिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट कर सकता है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, वो है 9 टाइम्स। कई किताबों में G भी लिखा रहता है, एक्चुअल में 9 टाइम्स है। N मैक्स यह है आयन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेज़ टू पावर हाफ। आयनोस्फीयर में उस टाइम जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो ये जो टेबल है बस एक बार पढ़ना काफी है, इसमें तैयार करने का कुछ नहीं है, एक आइडिया, आपको रफ आइडिया लेना है। और ये रेंज आपको याद रखनी है। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन या ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के ऊपर की बात कर रहे हैं हम, स्काई वेव, शॉर्ट वेव बैंड पर जो ट्रांसमिशन होता है उसकी, यानी जो काम बड़ों से हो ना सका वो करके हम दिखलाएंगे। तो बड़ी मीडियम साइज की वेव जो नहीं कर पाई, वो कौन करेंगी? शॉर्ट वेव करेंगी स्काई वेव प्रोपेगेशन के थ्रू। तो BBC लंदन, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, ये सब दूर दूर से भी स्टेशन इसके थ्रू पहुंचते हैं। इस तरह से हम इसके रिफ्लेक्शन को समझा सकते हैं। फिर जो स्काई वेव नहीं कर पाती वो स्पेस वेव करती हैं। स्पेस वेव में आपको तैयार करना है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं LOS, क्योंकि एंटेना टू एंटेना डायरेक्ट जाती है स्पेस वेव्स, इसलिए इसको बोलते हैं LOS, लाइन ऑफ साइट। नेचर ऑफ प्रोपेगेशन, अब इसके कारण अर्थ का जो कर्वेचर है
उसकी वजह से ये कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है। तो एंटेना की हाइट मैटर करेगी। तो एंटेना की हाइट और ब्रॉडकास्टिंग रेंज में हम रिलेशन डिराइव करें तो ये रिलेशन आता है। यहाँ लिखा हुआ यू कैन शो दैट, तो यू कैन शो दैट आपको इसका डेरिवेशन करना आना चाहिए। सिंपल सा डेरिवेशन है। अगर आप अर्थ की सरफेस लें जिस पर एंटेना लगा हुआ है, वैसे एंटेना बहुत छोटा होगा, टेंजेंशियल पाथ तक इसका ट्रांसमिशन जाएगा। ये अर्थ का सेंटर है, तो अगर यहाँ एक ट्राइंगल बन जाता है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये तो हो गया आर और ये एंटेना की हाइट होगी एच, ये आर हो गया। तो ये जो डी स्लैंट हाइट है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जिसको हम रेडियस ऑफ सर्कल मान सकते हैं जहां पे एंटेना का ट्रांसमिशन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। यहाँ पे आप तैयार कर रहे हैं एक टर्म रेडियो हॉरिजन, इससे आपको फैमिलियर होना है। रेडियो हॉरिजन, तो वो जो टोटल डिस्टेंस है उसको रेडियो हॉरिजन बोलेंगे। ट्रांसमिटिंग एंटेना का रेडियो हॉरिजन अलग होगा। फिर रिसीविंग एंटेना अगर ऊंचा लगा दिया है तो फिर कर्वेचर से रे ब्लॉक नहीं होगी, वो रिसीव कर सकता है। ऊंचाई पर जाकर आपने देखा कई बार सिग्नल नहीं आते तो हम मोबाइल को ऊपर की तरफ ऊंचाई पे जाकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये फॉर्मूला और इसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, इसको कैसे यूज करना है तैयार कर लें। इस पे सॉल्व एग्जांपल है आगे जो इस पर बेस्ड है। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट और माइक्रोवेव लिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेस वेव मोड ऑफ प्रोपेगेशन के एग्जांपल है। एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये डायग्राम भी आपको तैयार करना है जिसमें सारे मोड दिखाएं। एग्जांपल 15.1 ऑलरेडी आया हुआ एग्जाम में, दोबारा भी आ सकता है। मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है वो यहाँ समझाया गया है, इसको पढ़ लें। मॉड्यूलेशन की जरूरत में आपको तीनों फैक्टर तैयार करने हैं। अगर एक नंबर में सवाल आता है तो आपको सिर्फ हेडिंग लिखना है, साइज ऑफ एंटेना और एरियल। एरियल ध्यान रखें एंटेना को ही कहते हैं। पावर रेडिएटेड बाय एंटेना, जहां पर ये L बाय लैम्डा स्क्वायर इस पर डिपेंड कर रही है पावर। L या एंटेना का साइज है, हम उसे नहीं बढ़ाना चाहते तो लैम्डा कम करके हम पावर बढ़ाते हैं। और तीसरा फैक्टर है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स। तो इन तीनों फैक्टर्स को आपको तैयार करना है। एक नंबर में आ रहा है तो सिर्फ हेडिंग, 3 नंबर में आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन तीनों का चाहिए। अगर हमें वेव को दूर तक भेजना है मॉड्यूलेट करके तो हमें एक कैरियर वेव चाहिए। कैरियर वेव एक तो साइनोसॉइडल ले सकते हैं, एक पल्स ले सकते हैं। तो पल्स वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, पल्स वाला छोड़ दें, सिर्फ साइनोसॉइडल वाला हमारे सिलेबस में है। तो वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर ये ग्राफ बनाकर समझाया हुआ है, इसकी डिटेल लेक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। इसमें शुरू के 1, 2, 3 और 4 डायग्राम आपको तैयार करने हैं। 5वां जो है वो फेज मॉड्यूलेशन, ये गलत है, यानी डायग्राम भी इसमें गलत बना हुआ है और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो फेज मॉड्यूलेशन आपको तैयार नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर लें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर लें। ये आपको जब भी एग्जाम में बनाने को आए लाइन से एक के नीचे एक मैच करा के बनानी है, सारे तीनों डायग्राम, चारों डायग्राम। मोस्ट प्रोबेबली 3 डायग्राम पूछे जाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तक। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की न्यूमेरिकल डिटेल में अगर जाएंगे तो कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग वेव या बेस बैंड सिग्नल। और यहां पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट म्यू, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये इक्वेशंस आपको तैयार करनी है। फाइनल इक्वेशन जो है ये इस फॉर्मेट की है। इसमें 3 फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हैं। तो जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होगी उसमें ओमेगा सी होगी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा हम उसको बोलते हैं LSB लोअर साइड बैंड, ओमेगा सी प्लस ओमेगा हम उसको बोलते हैं USB अपर साइड बैंड। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है इसका, ये भी तैयार करना है, सिंपल है। एग्जांपल 15.2 इजी है। यहाँ आपको ये समझना है कि अगर आपको 2 फ्रीक्वेंसीज को जोड़ना है तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, दोनों को सेम में करके ही जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है।
प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में ब्लॉक डायग्राम आपको तैयार करना है कि स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करता है, बैंड पास फिल्टर क्या करता है। इसका जो न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट है आप छोड़ सकते हैं, नो नीड टू डू दिस न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट। सीधे जो फंक्शन है इनका, पावर एम्पलीफायर का फंक्शन क्या है ये तैयार कर लें। इस डायग्राम 15.11 में पिछला डायग्राम इनबिल्ट है, यानी ये पूरा डायग्राम स्क्वायर लॉ डिवाइस बैंड पास फिल्टर तक का ये इस पहले डब्बे में आ गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। फिर डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, तो इसमें कुछ फुल फॉर्म वगैरह जो है ये तैयार कर लें, जैसे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, RF रेडियो फ्रीक्वेंसी, AF ऑडियो फ्रीक्वेंसी। तो जो वेव है उसको डिटेक्ट करना है, फिर से आपको ब्लॉक डायग्राम तैयार करना है, ये वाला इसको तैयार कर लें। कैसे काम करता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वीडियो में, वो देख सकते हैं आप। ये भी डायग्राम तैयार कर लें, एग्जाम में आ सकता है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। पीछे के क्वेश्चन भी आसान है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये चैप्टर बहुत ही आसान है, सीधे सीधे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तो मैं समझता हूं उतना काफी है। प्रीवियस ईयर में आए हुए कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो वही काफी हैं, इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, डायग्राम थोड़ा ठीक से बनाने की प्रैक्टिस कर लें, वो जरूरी है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को लेस देन इक्वल टू 1 रखा जाता है, अगर 1 से ज्यादा कर देंगे तो डिस्टोर्शन आ जाएगा। ये सभी सवाल आसान है, इनको आप कर सकते हैं, पीछे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये किताब पूरी हुई बच्चों। बचा कुचा रिवीजन में अपलोड करूंगा, और यानी जो आपको 2 दिन में करना है, प्लस एक गैस पेपर जैसा कुछ, पिछले साल का गैस पेपर भी आप यूज कर सकते हैं, जो मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, उसका भी फायदा उठाएं। उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं, और इस बार 2019 के हिसाब से स्पेसिफिकली डिजाइन करके एज सुन एज पॉसिबल मैं अपलोड करूंगा, आज या कल में। थैंक यू।